हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं हाउ टू मेक ए परफेक्ट लेसन प्लान, यानी एक लेसन प्लान को आप किस तरह बनाते हैं, परफेक्ट लेसन प्लान को। क्योंकि अगर जो मेरे बीएड और एमएड के विद्यार्थी हैं उन्हें लेसन प्लान बनाना कंपलसरी होता है, क्योंकि तिमन्नी या राजा बरारी जा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए लेसन प्लान भेजने होते हैं जो यहाँ पर रह जाते हैं, या फिर जो रह जाते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी मैक्रो टीचिंग कंप्लीट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पीपीटी में परफेक्ट लेसन प्लान बनाना, या पूरे चैप्टर को किस तरह हम पीपीटी से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में हमें क्या करना है कि अपने डिस्टेंस दूरी के माध्यम से भी शिक्षा को जारी रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका परफेक्ट लेसन प्लान। मैंने अध्याय 15 को लिया है, यानी चैप्टर 15 है, क्लास 6 है, आप देख पा रहे हैं। विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। अध्याय आपका 15, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और पहचान। इसमें हमने लिया है, जो चैप्टर का नाम है वो है राष्ट्रीय प्रतीक और पहचान। इस पाठ को पढ़ाने के बाद, यानी हमें सबसे पहले जब हम चैप्टर बनाने जा रहे होते हैं तो हमें क्या लिखना होता है, उसका ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हम क्या उस पाठ से अपेक्षा लेकर चलते हैं या उम्मीद लेकर चलते हैं कि हमारा विद्यार्थी क्या उससे सीख सकेगा। यानी हर जब भी टीचर कुछ बच्चों को सिखाने जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव जरूर बनाता है कि उसको सीखने के बाद उसके बच्चे में क्या ज्ञान आ सके या बच्चे को क्या प्राप्त हो सकेगा। इसमें है छात्र राष्ट्रीय प्रतीकों का ज्ञान प्राप्त करेगा। जो छात्र है वो अपना राष्ट्रीय प्रतीकों का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। इससे छात्र हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों की तुलना अन्य देशों के प्रतीकों से कर सकेगा। जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, झंडा, मोर, इनकी क्या है वो तुलना अन्य देशों के प्रतीकों से कर सकेगा। छात्र में राष्ट्रीय भावना का विकास होगा, क्योंकि छात्रों को क्या होगा, जब अपने प्रतीकों के बारे में पता पड़ेगा तो उससे भी क्या होगा, उसके मन में राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव, छात्र राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित सामग्री का संग्रह करेगा। यानी हम जब इससे पढ़ाएंगे तो उसके बाद छात्रों को क्या देंगे, एक एक्टिविटीज देंगे जिसमें क्या करेगा, वो राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित इकट्ठा करके एक फाइल बनाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने देखा इसका पाठ का विभाजन, जो हमने पाठ लिया है उसको हमने विभाजित किया है, यानी उसके सब यूनिटों को हमने कैसे पढ़ाया है, यानी पूरे चैप्टर को हमने उसको कैसे पढ़ाया है। पहला हमारा प्रस्तावना, जो है हमारी 8 से 7 पीपीटी तक। दूसरा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक का परिचय, जो कंटिन्यूस चलता रहेगा, 8 से कंटिन्यूस चलता रहेगा 21 तक। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय गान, ये सब क्या है 21 तक चलता रहेगा। तो इस तरह हमने अपने पाठ का विभाजन किया है स्लाइडों में। प्रस्तावना शुरू हो चुकी है आपकी। तो प्रस्तावना में पहला हमने क्रियाकलाप रखा है, वो है हमारे देश कब स्वतंत्र हुआ। एक वर्कशीट बनानी होती है, जिसका मतलब होता है कि छात्र वहाँ क्लास में बैठ के एक्टिविटी कर सकेगा वर्कशीट पे, जिससे कि टीचर को तुरंत पता पड़ेगा कि उसने जितना पढ़ाया उसके विद्यार्थी को उसमें से कितना आया है। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, अपनी अपनी वर्कशीट में लिखिए और अपने अध्यापक को बताइए, पहला प्रश्न है। दूसरा देखिए, हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ है। यानी जो हमारा देश है वो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ है, ये हम विद्यार्थी को बताएंगे। किसी देश की मुख्य पहचान किससे होती है, तो बच्चे बताएंगे प्रतीक से। जब बच्चे ये बता देंगे कि प्रतीक से होती है, क्योंकि क्या है चल रहा है, ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चन चल रहा है, यानी आपकी प्रस्तावना प्रश्न चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि क्या आप जानते हैं कि किसी देश की पहचान झंडे से होती है। तो कुछ विद्यार्थी हाथ कहेंगे, कुछ ना कहेंगे, कुछ चुप हो जाएंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, उनके लिए पाठ पर या उनके जो चैप्टर दिया है उस पर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रतीक क्या होते हैं आइए जानें। हम विद्यार्थियों से कहेंगे चलिए शुरू करते हैं, प्रतीक क्या होते हैं आइए जानें। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह, क्योंकि कुछ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भी हैं और कुछ भारत के चिन्ह भी हैं। चलिए
पहले लेते हैं हम सबसे पहले बच्चों से कहेंगे कि किसी राष्ट्र की सबसे पहली जो पहचान होती है वो होती है उसका ध्वज यानी राष्ट्रीय ध्वज। तो हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ते हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसको जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र है। चक्र में क्या है 24 तेलियां हैं क्योंकि 2 बार यूपी टेट में आ चुका है, ये भी आ चुका है 3:2। इसका प्रारूप सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ चक्र से लिया गया। राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग से अंकित चक्र का ऐतिहासिक महत्व है। यानी ये 24 घंटे हमें क्या करता है, ऊर्जावान रहने के लिए प्रेरित करता है, यानी बिना रुके चलने के लिए प्रेरित करता है 24 घंटे। क्योंकि उसमें कितनी तीलियां हैं 24, जो हमें दिन 24 घंटे ऊर्जावान रहने के लिए प्रेरित करती हैं। ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, याद रखना। उसमें ध्वज का सम्मान करना भी हमारे कर्तव्य में शामिल है। आइए हम अब ध्वज फहराने के नियमों को जानें। पहला इसमें नियम है, जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है हम इसके सम्मान में सावधानी की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। तभी तो हम क्या करते हैं, प्रेयर में भी राष्ट्रगान में सावधानी की मुद्रा में होते हैं। ध्वज की केसरिया पट्टी सफ़ेद ऊपर की ओर रहना चाहिए, यानी ध्वज की जो केसरिया पट्टी है सदैव ऊपर की ओर, यानी ध्वज कभी भी झुकना नहीं चाहिए। यह ध्वज की सबसे बड़ी विशेषता है। भारत की संविधान सभा द्वारा, यहाँ पे आप नोट में भी इसका क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जैसे कि जो विद्यार्थी अधिक सीखने की चाह रखता है या फिर जिनका IQ 140 से अबव होता है, वह भी क्लास में आपकी में क्या नया सीखने की इच्छा से आराम से बैठे रहें या शोर नहीं मचाएंगे जब उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह को पढ़ते हैं। ये राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बच्चों को हम बताएंगे, दिखाएंगे। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ कैसो स्तंभ से लिया गया है। इस चिन्ह में क्या है, 3 सिंह दिखाई देते हैं, वास्तव में ये 4 हैं। क्योंकि जब हम ये चित्र दिखाएंगे तो हम बच्चों से भी पूछेंगे कि तुम्हें कितने सिंह हैं, तो बच्चे बोलेंगे 3। तो हमें क्या कहना है कि 3 ना होकर इसमें कितने हैं, 4 सिंह हैं, जो हमें चौथा दिखाई नहीं देता। राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। जिस तरह हमने तिरंगे को बताया कि 22 जुलाई, उसी तरह हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में भी बताएंगे। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। यानी हम ये भी बताएंगे कि इसमें सांड भी है और घोड़ा भी है, जो दोनों ही ऊर्जा का स्रोत है। दाएं तथा बाएं छोर पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। और अगर हम कहें कि सबसे नीचे क्या लिखा है इसमें, तो वह है सत्यमेव जयते, जो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये किस में है, देवनागरी लिपि में। तो यहीं पे हम क्या कहेंगे उनसे, जो आप लिखते हैं और बोलते हैं वो क्या है, देवनागरी लिपि है। जब हम इंग्लिश में लिखते और बोलते हैं तो वो क्या है, रोमन लिपि है। इस तरह हम उन्हें मोर नॉलेजेबल बंदा बना सकते हैं, अधिक से अधिक ज्ञान दे सकते हैं, जिससे वो भी क्लास में क्या होगा, अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। सत्य की विजय हो, हम उन्हें बताएंगे कि सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है, सत्य की ही विजय होती है। जो सत्य होता है उसकी ही विजय होती है। चलिए, राष्ट्रगान जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है, जो मूलतः बंगाली में है। जो जनगण मन है वो भारत का राष्ट्रगान है, जो मूलतः क्या है, बंगाली में है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके द्वारा लिखित है। हम उन्हें ये बताएंगे, चित्र दिखा के बताएंगे कि ये कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। इसमें एक चीज़ और बताएंगे रविंद्रनाथ के बारे में, वो यह है कि रविंद्रनाथ एक ऐसे लेखक हैं जिन्हें 2 देश का राष्ट्रीय गान लिखने का गौरव प्राप्त है, या जिनका गान 2 देशों का राष्ट्रीय गान है। यानी एक है बांग्ला का इन्होंने लिखा है, बांग्ला का है, बांग्ला सोमार करके है, जिसमें बांग्ला का नाम आता है। तो बांग्लादेश का तथा भारत का 2 देशों का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। जनगण राष्ट्रगान उन्हें कराएंगे और उन्हें साथ में प्रेयर से भी सुबह की से जोड़ेंगे कि जो आप गाते थे प्रेयर में, जनगण मन अधिनायक जय हो, वो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है।
नेक्स्ट चलते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब हम इनके बारे में बताएंगे क्योंकि बच्चों से कहेंगे अभी हमने गान पढ़ा था, अब हम गीत पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। याद रखना, इस गीत का प्रकाशन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ से अंतरित हुआ, यानी ये आनंद मठ से लिया गया है। ये कौन है? हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगर हम गीत की बात करें तो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम हम उन्हें गाकर सुनाएंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। ये हमेशा याद रखना कि ये संस्कृत में रचा गया है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। अब यहाँ पे बच्चे नहीं जान पाएंगे कि लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का किस तरह स्रोत था, तो हमें क्या करना है कि उन्हें बताना है कि जो मोटिवेशन वीडियोस आती हैं जिन्हें आप अपने मोबाइल में देखते हैं, वो क्या करती हैं? आपको मोटिव करती हैं। मोटिव करना यानी प्रेरणा देती हैं। तो यही क्या करता है? यही हमारा उस टाइम पे ये गीत करता था। किनके लिए? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए। क्योंकि ये गीत क्या करता था? उन्हें उनके संग्राम के लिए तैयार करता था, या उनको उनकी देशभक्ति के लिए तैयार करता था। इस स्थान पर जनगण मन के बराबर है, यानी फिर हम बताएंगे कि जो इसका स्थान है वो जनगण मन के बराबर है। इससे पहली बार 1800, अगर हमें आगे और भी अपने बच्चों को बताना हुआ तो हम फिर बताएंगे कि इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। अब यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज का वर्तमान रूप दिखाते हुए उन्हें पास्ट में ले जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी क्लास अट्रैक्टिव होगी तथा हर प्रत्येक बच्चा सीख सकेगा। क्योंकि हमें जीरो से, हाँ, जीरो लेवल के बच्चे से लेके जिसका आयु को 140 तक का है, सबको अपनी क्लास में क्या करना है? पढ़ाना है। तो हमें क्या करना है कि अपने कंटेंट को इस तरह डेवलप करना है कि ना ही जीरो लेवल का बच्चा परेशान हो, ना ही प्रतिभाशाली बच्चा परेशान हो। तो हमें कांग्रेस के सत्र में आया था ये बात बताते हुए आज के कांग्रेस से राहुल गांधी जी से जोड़ते हुए इसे पास्ट में ले जाना है। 24 जनवरी 1950 को इस गीत को मान्यता प्राप्त हुई। यानी ये झंडा और चिन्ह की तरह कब अपनाया गया है, तो वो हम बताएंगे अपने बच्चों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। जब इसको मान्यता कब प्राप्त हुई है? 24 जनवरी 1950 को इसको मान्यता प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय पुष्प, यानी अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। कमल कीचड़ में खिलता है पर यह सबसे ऊपर रहता है। जो कमल है वो कीचड़ में तो खिलता है मगर यह सबसे ऊपर रहता है। यह पवित्र पुष्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और कथाओं में विशेष स्थान है, क्योंकि ये लक्ष्मी जी को प्रिय है। यह अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक है, क्योंकि जितने भी राजा महाराजा होते थे वो कमल के ही पुष्प से पूजा करते थे, इसलिए इसे मांगलिक प्रतीक भी माना जाता है। राष्ट्रीय पक्षी, अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो हम अपने बच्चों को बताएंगे कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हमारा मोर है, जो आप चित्र में देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत पूर्ण संरक्षण प्राप्त है राष्ट्रीय मोर को। मोर को मारना क्या है? दंडनीय अपराध है। हमने बताएंगे कि जो मोर को मारते हैं वो क्या करते हैं? दंडनीय अपराध करते हैं। अब आ जाइए राष्ट्रीय पशु। भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना शुरू की गई थी। 1973 में क्या शुरू करा गया? बाघ परियोजना शुरू की गई है। शक्ति और शान का प्रतीक बाघ का राष्ट्रीय पशु है। 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई है। जो बाघ परियोजना है वो क्या है? शक्ति। बाघ जो है हमारा वो शक्ति और शान का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए हमारा ये राष्ट्रीय पशु बनाया गया है। अब बढ़ते हैं प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। यानी हमने जो वर्कशीट दी है उसके अलावा भी हम उन्हें क्या करेंगे? और भी कार्य देंगे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कौन कौन से रंग हैं ये हमने उन्हें वर्कशीट में दिया है। मध्य प्रदेश राज्य के प्रतीकों के नाम लिखिए, क्योंकि आपका एनसीएफ कहता है, एनसीएफ 2005, कि उन बच्चों को उनके परिवेश के साथ जोड़कर पढ़ाइए तो बच्चा
अधिक सीखेगा तथा वह अपनी पढ़ाई से कभी बोर नहीं होगा। जो तिमन्नी और राजा बरारी जा रहे हैं वो बच्चे क्या करें, मध्य प्रदेश की ही चीज़ों से बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? तो जो राष्ट्रगान की रचना है वो हमारा कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इस तरह बच्चा हमें बताएगा। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका बच्चा क्या करेगा, क्विकली बहुत जल्दी जल्दी आंसर देगा अगर उसे समझ में आया होगा। तो इससे आपको पता पड़ेगा कि आपकी क्लास का कितना बच्चा सीखा और कितना परसेंट बच्चा नहीं सीखा। प्रोजेक्ट कार्ड देखिए, राष्ट्रीय प्रतीकों एवं मध्य प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्हों का संग्रह कीजिए, उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाइए, क्योंकि छोटे बच्चों को चिपकाना बहुत पसंद है, यानी वो चिपकाने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना, उन्हें इस तरह का प्रोजेक्ट कार्ड देना है जिससे वो सीखे भी तथा क्या हो, उन्हें की रुचि भी आए अपने कार्य में, या फिर वो रुचि के साथ सीखें अपने कार्य को। तो आप इस तरह हमें क्या करना है कि अपनी पूरी लेसन प्लान को स्लाइडों में बना देना है, जिससे क्या होगा कि बच्चा सीख सकेगा कि किस तरह उसने अपने लेसन प्लान को तैयार मतलब आप सीख सकोगे कि किस तरह आपने लेसन प्लान को तैयार किया था, तब बच्चा क्या होगा, कम समय में अधिक नॉलेज प्राप्त कर सकेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।